नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 1 to 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। सभी की वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में ऐड हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए गए हैं, सिलेबस से लिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को हमें अटेंड करना है और आपको भी अटेंड करना है और बेस्ट तरीके बताएंगे जिन मेथड से आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहला प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ध्यान से देखना है। देखिए, वस्तु हमारी है 100% की रही होगी। जब भी वस्तु को बेचा गया तो 25% की हानि पर बेचा गया। तो कितने पर बेचा गया? तो आप बताएंगे -25% की हानि पर बेचा गया। वास्तविक रूप से अगर परसेंटेज में देखें तो कितने का बेचेंगे? तो 25 हानि जो हुई है उसे माइनस करेंगे, तो यानी 75% पर हमने बेचा होगा उसे। ठीक है, तो 75 पर बेचा है और यहाँ एक्चुअल में हमने कितने पर बेचा है? तो आप बताएंगे 150 रुपये पर। तो 75% बराबर हो जाएगा किसके? तो आप बताएंगे 150 के। ठीक है, परसेंटेज में हमने बेचा है 75% पर और रुपए में बेचा है 150 में। 1% का मान कितना हो जाएगा? 150 को डिवाइड कर देंगे हम 75 से, इस 75 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 1% का मान आएगा। केवल क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? तो आप बताएंगे 100%। तो डायरेक्ट हम 100% का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो सीधा सीधा हमारा 100% का मान आ जाएगा। तो सीधा सीधा काट सकते हैं। तो 25 तियाँ लग जाएगा 75 और 25 चौका कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 100। 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 पचे 15, 1 0। तो 50 चौके कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 200। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर क्रय मूल्य इसका निकाल लिया। इसमें कोई भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो समझने वाली ज़रूरत है। एक बार समझ गए तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक लाइन में ही इसे अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहता है। ठीक है, तो देखिए हमें 15 से भाग देना है, 20 से भी भाग देना है, 36 से भी भाग देना है और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यहाँ पर 8 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इसे बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, वैसे तरीका ये है, आप इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालेंगे बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, जब तक एलसीएम निकालेंगे तब तक ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी हर बार शेष बच रहा है तो हर एक नंबर से आप उस शेष को माइनस कर देंगे। तो इसमें से भी 8 को माइनस करेंगे, इसमें से भी हम 8 को माइनस करेंगे। यहाँ से हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 692 आ जाएगा। इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो 720 बन जाएगा। इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 712 बनेगा। अब बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी से कट जाए। देखिए, 15 से वही संख्या कटेगी, 15 से वही संख्या कटेगी जो हमारी संख्या 3 और 5 से कट जाए। तो देखिए 15 के हमने 2 गुणनखंड किए, फैक्टर कर लेते हैं। 3 पचे 15। ठीक है, तो देखो हमें संख्या देखनी है 3 से कटने वाली और 5 से कटने वाली। तो 5 का रूल ये कहता है इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए ए में यहाँ पर 0 भी नहीं है, केवल 2 था। तो 3 से देखें 7 और 2, तो ये 3 से कट रही है। ठीक है, 3 से कट गई। 5 से देखेंगे तो लास्ट में 0 है इकाई के स्थान पर और ये संख्या 5 से भी कट जाएगी। तो यह संख्या जो है 15 से कट जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, अगर इसे 15 से भाग देंगे कट जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 से पहले वाले ऑप्शन को भाग देते हैं तो नहीं कटेगी। जब ये 3 से नहीं कटेगी तो ये संख्या पूरी की पूरी 15 से भी नहीं कटेगी। यहाँ पर भी देखेंगे संख्या, वैसे भी 7, 3, 10 हो गया, तो 10 जोड़ने पर आ रहा था। 3 से वैसे भी नहीं कट रही थी, 5 से भी नहीं कट रही है, तो ये भी 5 से नहीं कट रही है। यहाँ हो जाएगा 9 2 15 2 17 आ रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगी। तो हमको देखिए यहाँ पर एक ही फैक्टर से हमने देख लिया था
कि ये संख्या नहीं कट रही है, तो हमें ज़्यादा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे जैसे चेक करना है 720, तो आप देखिए 20 से अगर भाग देंगे इसे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 36 से भाग देंगे, 36 दूना 72 होता है, कट जाएगी, 48 से इसे भाग देंगे पूरा का पूरा ये 48 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो भी नंबर दिए जाएँ उनके फैक्टर से आप सॉल्व करके देख लेंगे। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आप उसके नेचर को समझिए, आप उसी तरीके से उसमें फॉर्मेट अप्लाई करिएगा, शॉर्टरी का जो भी मेथड आपने पढ़ा है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का एक पार्श्व 14 सेंटीमीटर है, विपरीत पार्श्व से उनकी दूरी 16 सेंटीमीटर है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा बनेगा। तो हमने समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लिया है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में पैरेलल यानी समांतर होती हैं, यानी उनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने बना दिया। देखिए यहाँ पर बोला गया एक पार्श्व जो है 14 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर जो ये इसकी दूरी है ये 14 सेंटीमीटर की दी गई है। बोला गया विपरीत पार्श्व से, तो इसका विपरीत पार्श्व यानी लाइन कौन सी है, तो ये हो गई, से उनकी दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। जब ये 14 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब ये फिगर आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं। तो नीचे का आधार यानी ए गुणा कर दिया जाता है, इसके बीच की जो हाइट होती है उससे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार इसका कितना है 14 और इसकी हाइट इसके मध्य की कितनी है, तो आप बताएंगे 16। तो सीधा सीधा आप इनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनका जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 224 मिल जाएगा। तो 16 और 14 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 224। तो 224 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा। फार्मूले में यहाँ पर देखिए इसका आधार गुणा किया जाता है, इनके बीच जो मध्य की दूरी होती है उससे गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आता है। इसमें करना कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। जो भी इस तरीके से फिगर आप पढ़ेंगे उनका क्षेत्रफल परिमाप जो भी फार्मूला होता है वो पढ़ना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी टंकी को एक नल 12 मिनट में भर सकता है। हम मान लेते हैं वो टंकी जो है ए है, पहली टंकी, वो 12 मिनट में उस नल को भर सकती है। ठीक है, उस टंकी को भर सकती है, यानी नल हम ए मान लेते हैं, तो नल को जो 12 मिनट में, नल से जो है टंकी को 12 मिनट में भरा जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला है। जबकि दूसरा नल जो है, दूसरा नल 36 मिनट में इसे खाली कर सकता है। एक ऐसा दूसरा नल है जो उसे 36 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले को हमने माइनस में यहाँ पर लिख दिया है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है कितने मिनट में भर जाएगी। तो देखिए पहला नल हो गया, अब ये दूसरा नल हो गया। दोनों को जब भी एक साथ खोला जाएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं। एक नल भरने वाला, एक यहाँ पर टंकी जो है उसे खाली कर सकती है, ऐसा यहाँ पर है। जब इस तरीके से कंडीशन आएगी तो आप दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 12 गुणा आप 36 लिख देंगे। ठीक है, अब एक नल भरने वाला एक खाली करने वाला, तो आप क्या करें, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर 36 और 12 का अंतर लेंगे यहाँ पर, तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 24 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 36 से आप 12 को माइनस कर दीजिएगा, अंतर निकल आएगा इनका, कितना आ जाएगा दोनों का अंतर, तो आप बताएंगे 24। तो अंतर आपको नीचे रखना है, तो 12 कम 12 लग जाएगा, 12 दूनी हो जाएगा 24 और 2 कम 2 लग जाएगा, 2 कम 2, 2 अठे 16। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कितना मिनट लगेगा, तो आप बताएंगे 18 मिनट समय लगेगा। कितना लग जाएगा, 18 मिनट। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का उतना ही देखिए 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है जो ब्याज दोनों के हैं बराबर होंगे, तो हम लिख लेते हैं साधारण ब्याज पहला बराबर है साधारण ब्याज दूसरे के। अब देखिए यहाँ पर पहला जो फार्मूला पहले समझ लेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT होता है, PRT अपॉन में 100।
P मीन्स मूलधन, R मीन्स दर, T मीन्स समय, अपॉन में यहाँ पर रहेगा 100। SI मीन्स होता है साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर वैल्यू रखें तो पहला मूलधन दिया गया कितना है तो आप बताएंगे 8000 दिया गया है, और इसमें दर कितनी बता रखी है तो आप बताएंगे 3% की है। तो कितने समय में, तो पहला कितना समय यानी टी यहाँ पर अपॉन में रखेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे, और नीचे बटे में आ जाएगा कितना 100 फार्मूले का बराबर। ये मैंने S1 का डाटा यहाँ पर रखा हुआ है। अब S2 का डाटा रखेंगे, इसमें जो मूलधन दिया गया है तो बताया गया है 6000 के बराबर है। अब इसकी देखिए दर यहाँ पर बताई है 4% की, और इसमें समय भी दे रखा है कितना 5 वर्ष में, तो यहाँ 5 वर्ष समय रखेंगे। अब फार्मूले का हम यहाँ पर बटे में 100 रख देंगे। एक लाइन में अगर इसे सॉल्व करें तो 100 से हम 100 को काट सकते हैं, तो देखिए नीचे नीचे की वैल्यू हमारी कट जाती हैं, तो एक लाइन में काटना भी सीखें। अब देखिए 3 जीरो यहाँ मिल रहे हैं और 3 जीरो हम यहाँ मिल रहे हैं, तो इसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काट दिया है। अब सीधा सीधा इनका हम कर लेते हैं, यहाँ पर हैं। अब देखिए एक संख्या एक और कट रही है, 4 से यहाँ पर संख्या कट रही है, 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 दूना यहाँ पर लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काट दिया है। अब देखिए यहाँ पर संख्या बची है कितनी, 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है 6, तो 3 दूना कितना होता है 6, और 6 कम 6 यहाँ पर काट देगी, तो 2 से अगर काटना चाहें तो 2 कम 2 काट दीजिए, 2 3 6, फिर यहाँ पर 3 है, 3 कम 3 कटेगा, 3 कम 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ की जितनी भी संख्याएं थी सारी संख्याएं कट गई हैं, और इस साइड में केवल संख्या बची है 5। तो समय कितना निकल के आएगा तो आप बताएंगे 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष में जो दोनों के साधारण ब्याज थे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पर जो है निकलेगा यहाँ पर पहले वाले का समय। तो समय कितना निकलेगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई। आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत होगा। देखिए प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल सकते हैं, जब भी बढ़त यहाँ पर होगी, वृद्धि होगी, तो वैल्यू को प्लस में रखना है, तो सीधा सीधा हम रख देंगे यहाँ पर 40 प्लस में। यहाँ पर अगला डाटा देखिए, इसमें फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं यानी शॉर्ट ट्रिक का x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, एक्स वाई दो वैल्यूज यहाँ पर हैं, एक देखिए पहली वृद्धि है यानी बढ़ा दी गई है, और यहाँ 30% घटा दी गई है। बोला गया घटाने वाले को सदैव माइनस में रखना है, तो 30% घटाई गई तो हमने यहाँ पर माइनस में रखा। एक प्लस में हो एक माइनस में, तब आप यहाँ माइनस लगा देंगे, दोनों वैल्यू का आपस में यहाँ पर गुणा कर देंगे, अपॉन में यहाँ पर 100 रख देंगे। 40 से 30 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 10। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से हम 1 जीरो काटेंगे, 4 से कितना हो जाएगा 12, तो माइनस का कितना हो गया 12। तो आंसर यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो किसे रिप्रेजेंट करता है कमी को। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर वृद्धि लिख लीजिएगा और यहाँ पर कमी लिख लीजिएगा, यहाँ पर वृद्धि लिख लीजिएगा, ये टाइप करना भूल गए, और यहाँ पर कमी लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा जो अब इसमें से राइट आंसर अपना मिला है, माइनस रिप्रेजेंट करेगा सदैव कमी को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2% कमी यहाँ पर हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी होगी तो आप बताएंगे 2% की कमी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में पास हुए, 40% दोनों विषयों में पास हुए, 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने 2 वृत्त बना लिए। अब इसमें डाटा हम रखने वाले हैं, छात्र जो है 65% यहाँ पर छात्र जो पास हो रहे हैं वो नागरिक शास्त्र के हैं। कौन से? शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ 60% जो छात्र पास हो रहे हैं वो किस में पास हो रहे हैं तो आप बताएंगे इतिहास में। ठीक है, इतिहास में ये 60% छात्र पास हो रहे हैं। अब बोला गया बीच में जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है इनकी वैल्यू है यहाँ पर 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, तो वो बीच में छात्र यहाँ पर होंगे, यानी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा।
अब एग्जैक्ट केवल नागरिक शास्त्र में कितने पास हुए हैं, जो दी कॉमन है 40%, तो 60 से माइनस करेंगे, सॉरी 65 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 25% देखने को मिलेगा। तो नागरिक शास्त्र में केवल पास हुए हैं 25%। इसी तरीके से हम इतिहास में देखेंगे, केवल इतिहास में कितने पास हुए हैं, तो ये कॉमन जो 40 था, 40 इसमें से भी घटा देंगे तो 20% यहाँ पर आ जाएंगे। तो 20% ऐसे छात्र हैं केवल इतिहास में पास हुए हैं, और यहाँ पर दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो 40% हुए हैं। कुल मिलाकर अगर टोटल देखें तो पास कितने हुए हैं, तो पास का हम यहाँ पर निकालेंगे 40 और 20 कितना हो गया 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 85। तो पास हुए हैं टोटल 85%। तो फेल कितने हुए हैं, तो फेल का अगर देखें तो 15% छात्र यहाँ पर फेल हुए हैं। ठीक है, तो टोटल पास कितने हुए हैं, इन सभी को जहाँ पर जोड़ेंगे तो 85 आ गया। तो 100% टोटल एग्जाम में बैठे हुए होंगे, उसमें से आप 100% से 85 को माइनस करेंगे तो 15% छात्र फेल हुए हैं। तो यहाँ पूछा है छात्रों की कुल संख्या, और फेल यहाँ पर फेल का देखिए नंबर दिया गया है, 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों में फेल हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे फेल कितने हैं, तो यहाँ पर फेल कितने हैं 15%। तो 15% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 के हो जाएगी। 1% का मान कितना हो जाएगा, इस 15 से हम इसे भाग देंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, यानी 1% की वैल्यू कितनी 6। हमें 100% का मान पता करना है, कुल छात्र थे कितने, इस 6 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो 600 छात्र आ जाएंगे। तो टोटल छात्र कितने थे, तो आप बताएंगे 600। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पी तथा क्यू द्वारा 12 दिनों में पूरा कर लिया गया। देखिए यहाँ पर एक कार्य P तथा Q द्वारा कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। Q तथा R द्वारा 15 दिनों में एवं R तथा P द्वारा 20 दिनों में अकेला P उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। P प्लस Q दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। Q प्लस R मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। R प्लस P मिलकर इस कार्य को 20 दिन में कर पा रहे हैं, ऐसा प्रश्न में बोला गया। अगर P अकेले उस कार्य को करता है तो कितने दिन में उसे कर पाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर्स का लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी जो हो उसका पहाड़ा पढ़िए, जैसे 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो 60 हमें ऐसे ही मिल गया। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा इन तीनों का, वही हमारा यहाँ पर टोटल वर्क भी होता है, इतना ध्यान रखना है। 12 से इसे भाग देंगे एलसीएम को, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अब 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो P प्लस Q की एक साथ क्षमता कितनी है 5 यूनिट काम करने की, Q प्लस R की क्षमता कितनी 4 यूनिट काम करने की, R प्लस P की क्षमता कितनी है 3 यूनिट काम करने की। तब ध्यान से देखिए, अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो P देखिए 2 बार आया, Q भी 2 बार आया, R भी 2 बार है, तो 2 सभी से हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अब P प्लस Q प्लस R रह गए बीच में, क्योंकि ये तीनों ही लेटर यहाँ पर 2 बार आए थे, 2 को हमने बाहर निकाल लिया। ये वैल्यू बराबर हो जाती है इनकी क्षमता के, तो 5 4 9 3 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इनके बराबर हो जाएंगे। अब 2 से इसे हम काट देते हैं, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 छंग 12। तो यहाँ पर मिला है P प्लस Q प्लस R बराबर कितना 6 मिल गया हमें। अब देखिए हमें P की क्षमता निकालनी है, तो P यहाँ पर है, तो इसमें Q और R की क्षमता को अगर इसमें से माइनस करें तो P की जो है वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर Q प्लस R, तो Q प्लस R की क्षमता कितनी है एक दिन की 4 यूनिट काम करने की, कितनी है क्षमता, तो आप बताएंगे 4 यूनिट काम करने की क्षमता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 6 से हम 4 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो P की क्षमता निकल आएगी। तो P की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 2। अब P के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा यहाँ पर कितना है, जो भी एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। एलसीएम हमारा कितना था, तो बताएंगे 60। अब P की क्षमता कितनी निकल के आई है 2। अब 2 से हम इसे भाग दे देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 3 6 1 0। तो P जो है इसे 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो कितने दिन में, तो आप बताएंगे 30 दिन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर
दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों को फिगर बना लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक वर्ग हो गया और एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर इसकी भुजा ए बताई गई है और यहाँ पर भी इसकी भुजा ए बताई गई है। अब इनके क्षेत्रफलों के अनुपात का यहाँ पर अनुपात बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे, साइड इंटू साइड होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने वर्ग का बना लिया। अब चलिए इनका समबाहु त्रिभुज का देखेंगे। यहाँ पर √3 हो जाएगा, बटे में कितना रहेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है √3 बटे में 4, अब इंटू में रहता है ए स्क्वायर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बना लिया इनका क्षेत्रफल का जो भी अनुपात था। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हम एक बार में काटेंगे, ए स्क्वायर हम एक बार में काट देंगे। जो भी वैल्यू यहाँ पर रह गई है अब क्रॉस यहाँ पर गुणे में आ जाती है। तो इस साइड से 4 अब इस साइड में आ जाएगा, ठीक है, अनुपात में, और इधर रह जाएगा √3। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को आपको इस साइड में भेज देना है, आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। 4:√3 यहाँ पर हमारा यहाँ पर अनुपात बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 67 वर्ष है। माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो परिवार के कुल सदस्यों की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए कुल औसत आयु कितनी होगी, तो पहले थोड़ा अलग अलग हम निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से समझा पाएँ। तो दादा और दादी कितने हैं, तो दादा दादी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो कितने सदस्य हैं, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं यहाँ पर, देखिए 2 लोग हैं, दादा और दादी कितने सदस्य हैं, 2 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 67 वर्ष। तो दोनों लोगों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, हम जोड़ सकते हैं, इधर पे हैं। ठीक है, 2 7 14 के 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 6 12, कितना हो गया 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया माता और पिता की औसत आयु, तो माता और पिता कितने लोग हैं, तो आप बताएं 2 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 35 वर्ष है। इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा, 35 दूना 70 मिल जाएगा देखने को। फिर अगला बोला 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु, सदस्य कितने हैं, 3। इनकी औसत आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 6। तो 6 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 18 हो जाएगा। तो कुल सदस्य अब कितने हुए, तो यहाँ पर इनकी सदस्यों की संख्या को यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5, 5 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर ये कुल सदस्य हैं, तो कुल सदस्य, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुल सदस्य कितने हुए, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7 हुए। अब देखिए कुल सदस्यों की आयु कितनी हुई, जो कि हमने आयु यहाँ पर निकाली, इसको भी जोड़ेंगे। तो 8 4 12 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 यहाँ पर। तो 7 3 10 1 11 1 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल आ जाएगा इधर कितना 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 222 हो जाएगी। अब 7 सदस्यों की औसत आयु हमें बतानी है। जब भी हमें औसत यहाँ पर निकालना होता है तो कुल आयु को सदैव ऊपर रखना होता है। तो कुल आयु 7 सदस्यों की कितनी है, तो बताएंगे 222 वर्ष। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल ली है। और सदस्य कितने हैं, तो सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे देंगे तो औसत आयु निकल आती है। सदस्य कितने हैं, 7, तो इसलिए हम 7 से इसे हम भाग देंगे। तो देखिए इसे मिश्रित भिन्न में हमें लिखना पड़ेगा जैसा कि आंसर में दिया गया है। तो 7 3 लग जाएगा, कितना 21 हो जाएगा, बचेगा 1, इससे 7 कम यहाँ पर 7 लग जाएगा। अब फिर यहाँ पर बचेगा कितना 5 बचेगा, 7 5 12 होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा 31 सही 5/7 वर्ष यहाँ पर औसत यहाँ पर वर्ष निकल करके आएंगे। पूरे परिवार की औसत यहाँ पर आयु क्या है, तो आप बताएंगे 31 सही 5/7 वर्ष, यानी कि देखेंगे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।
2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी। देखिए ट्रेन मान लीजिए इस साइड में जा रही है और व्यक्ति जो है इस साइड में आ रहा है, पर्सन, पी से पर्सन, तो पर्सन जो है इस साइड से इस साइड में आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इस केस में क्या होता है, स्पीड को सदैव जोड़ा जाता है। तो स्पीड को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो स्पीड यानी गति देखेंगे, सीधी सीधी गति क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक है 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर 25 प्लस 2 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल हमारी बनेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सदैव जब भी ट्रेन हमारी निकलती है तो मीटर प्रति सेकंड में हमें चेंज करना होता है। जब भी वैल्यू हमारी किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज की जाती है तो ध्यान रखिएगा 5/18 हम 18 से गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना होता है तब 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी स्पीड को बनाएं तो स्पीड कितनी बन जाएगी, तो आप बताएंगे 27 और गुणा कर देंगे कितना, 5/18 से। ठीक है, हम सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर देंगे तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। यहाँ पर हम लगा सकते हैं 9 दूनी 18 होता है और 9 तियाँ 27 होता है, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने चेंज की है, तो वो है 15 बटा कितना 2 मीटर पर सेकंड। अब इसे दशमलव में करके लिख सकते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 सते 14.5, यहाँ 7.5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर स्पीड हमारी यहाँ पर बनेगी। ठीक है, अब इसमें फार्मूला हम कौन सा उपयोग करने वाले हैं, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय को अगर इधर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई जो है वही डिस्टेंस है, और यहाँ व्यक्ति जो क्रॉस करेगा तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है तो उसकी हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 0 मान लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर लंबाई जो हो जाएगी 270 मीटर ही रहेगी ट्रेन की खुद की लंबाई। अब स्पीड हमने यहाँ पर निकाली है, स्पीड हमारी कितनी है, 7.5 यहाँ पर दी गई है। अब देखिए दशमलव जब हटा देते हैं तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये 5 से संख्या कट रही है तो हम 5 से यहाँ पर संख्या को काट देंगे। अब चाहें तो यहाँ पर 5 से चाहे तो काटें, या फिर चले 5 से काट देते हैं, 5 कम 5 लग जाएगा तो बचेगा कितना 2, अब 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 5 25, बचेगा 2, 5 चौका 20, 1 हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या हमारी जो है 5 से फिर से कट रही है, 5 कम 5 लग जाएगा, यहाँ पर 5 कम 5 एक 0, और यहाँ पर हो जाएगा 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ 5 कम 5 नहीं, 5 3 15 लगेगा, कितनी बार, 3 बार में, और 3 एकम 3 लगा देंगे यहाँ पर, 3 3 9 और 3 6 18। तो टी बराबर कितना निकल के आया है, 36 सेकंड। कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 36 सेकंड, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 11 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।